Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn the uses of the working of English in the exams. So today's pattern is cloze test. Very important and most commonly asked in the exams. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका क्लोज टेस्ट और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा से ही पूछा जा रहा है इस पैटर्न को। चाहे अपने प्री की बात करें चाहे मेंस, दोनों के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट पैटर्न है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न बोल सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला पैटर्न, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न इसको आप बोल सकते हो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वॉन्ट टू डिस्कस ए सीरियस मैटर हेयर। जैसे कि मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों से, अभी जो लेटेस्ट कुछ दिनों की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स के नंबर है वो डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि स्टूडेंट्स का डेडिकेशन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, उनकी रेगुलरिटी ब्रेक हो रही है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि ऐसे क्रिटिकल टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा सिस्टम बना हुआ है, इतनी शानदार आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई हुई है एसबीआई की, और उसमें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। सेम का सेम रिपीट होनी है हिस्ट्री जो पिछली बार आप लोगों के साथ हुआ था। तो यहाँ पे इस आपकी इरेगुलरिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डिसीजन लिया है, मंडे से आपकी क्लासेस पेड हो जाएगी। तो क्लासेस के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो लाइव प्रीमियर चलता है 9 PM पे वो आपका फुली फ्री रहेगा, वहां पे आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। लाइव प्रीमियर के जस्ट बाद आपकी क्लास पेड हो जाएगी वहां पे। मतलब अगर आप लाइव प्रीमियर के बाद में क्लास अटेंड करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। और ये डिसीजन मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो वेस्टेज में जाए। कल को आपका रिजल्ट नहीं आता तो मुझे ऐसे फील होगा कि तेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी थी। वैसे स्टूडेंट्स ने मुझे पहले ही बोला था कोर्स लॉन्च करने से पहले ही कि सर आप क्लासेस पेड कर दीजिए, इतना शानदार वाला कोर्स लॉन्च करो 30 डे वाला, तो उसके लिए पे होना जरूरी है सर, अगर अपने बात करें तो। क्योंकि सर मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बैंक टाइम के साथ में, तो वहाँ पे पेमेंट होनी चाहिए इस कोर्स की। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे ये है कि आप लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, आप लोगों को मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो इन क्लासेस का, आप लोग सिलेक्ट हो, मेन चीज़ है कि आपका सिलेक्शन हो। तो इसलिए मैंने पेड नहीं किया था उस टाइम पे, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था फिर भी, लेकिन अब आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे आपकी रेगुलरिटी के लिए इसे पेड करना पड़ रहा है। तो अब जो लाइव प्रीमियर में आएगा वो ही फ्री में ले पाएगा इस कोर्स को, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही है आप लोगों के? देखो आप लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने लग जाते हो, मैच्योरिटी आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेजुएशन होगी फिर भी आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है कि अगर आप रेगुलरिटी रखते हो, आपको रियल में पता ही नहीं है कि रेगुलरिटी का कितना बड़ा पॉइंट होता है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी रेगुलरिटी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, ब्रेक कर दी थी अपनी कंटिन्यूटी को, स्टडी वगैरह ब्रेक हो गई थी उनकी। एसबीआई वाला जो पिछली बार हुआ था 6-7 मंथ के बाद में एग्जाम हुआ था उनका, ठीक है। तो वहां पे जब एकदम से प्री का रिजल्ट आया और मेंस के लिए उन्होंने ओनली 10 डेज का टाइम दिया, तो स्टूडेंट वहां पे बोलने लगे सर अब क्या करें, 10 दिनों में क्या करें, एक तो जीके भी तैयार करना है, साथ ही साथ हमें मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस भी नहीं रही सर हमारी, तो 2-3 महीने हमने बिल्कुल छोड़ दिया था, इंग्लिश भी नहीं आती अब तो बिल्कुल जीरो हो गई वापस से, तो अब क्या करें, 10 दिनों में क्या कर सकते हो? क्या कुछ नहीं कर सकते, 10 दिनों के अंदर तो रिवाइज भी नहीं होता ढंग से, तो रिवीजन भी चलना चाहिए था आपका, साथ साथ जीके नहीं हो पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। समझ में आ रही है चीज? तो उस टाइम पे फिर सिलेक्शन नहीं हुआ स्टूडेंट्स का और बाद में रो रहे थे, बाद में बोला सर बहुत बड़ी गलती कर दी रेगुलरिटी को ब्रेक करके। तो मैंने तो उनको उस टाइम पे भी बोला था आप रेगुलरिटी को ब्रेक मत करो, लेकिन आपको दिक्कत क्या है कि जब है ना अपने ऊपर कुछ ऐसा घटित होता है, जो बुरा अपने साथ होता है, कुछ नेगेटिव होता है, तब अपने को फील होता है कि यार इससे अच्छा अपने से ना करते। और जब सुख के दिन होते हैं ना, तब अपने को बिल्कुल भी ऐसे सोचते ही नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, तो आगे की तो कभी आप सोच कर चलते ही नहीं हो। तो इरेगुलरिटी लेकर आओगे, रेगुलरिटी ब्रेक करोगे तो सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना। और बोल रहे स्टूडेंट कि सर एसबीआई ने हमें टाइम नहीं दिया, एसबीआई ने कहां टाइम नहीं दिया आप लोगों को, 10 डेज का टाइम दिया, कहां दिया था 10 डेज का टाइम? एसबीआई जिस टाइम पे उन्होंने बोला था हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, अपना पूरा का पूरा जो उनका शेड्यूल था वो पूरा कर लेंगे, उससे आपको 6-7 महीने एक्स्ट्रा दिए थे, उसने कम थोड़ी दिया था, ज्यादा टाइम दिया था। गलती आप लोगों की थी, अभी भी आप सेम गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे जो सेंसिबल जो कैंडिडेट्स है वो ऐसी गलती नहीं करते, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर चलते हैं। तो आप लोग अगर ब्रेक कर रहे हो तो दूसरे पढ़ रहे हैं ना, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? उनका होगा। पिछली बार भी वो 6-7 महीने आपसे आगे थे कि उन्होंने स्टडी ब्रेक नहीं की थी और ले गए सिलेक्शन। नॉर्मल कैंडिडेट्स थे वो सिलेक्शन ले गए, धुरंधर तक रह गए। बिल्कुल आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है।
आपकी जानकारी में कोई रिपीटर्स हो तो उनसे पूछ लेना एक बार कि उनके साथ क्या हुआ था, इतनी ज्यादा कट ऑफ भी नहीं गई थी, फिर भी कुछ नहीं बना रिपीटर्स का। समझ में आ रही चीज? किस कारण? इस चीज के कारण, रेगुलरिटी ब्रेक, एग्जाम डेट आ जाए। क्या एग्जाम डेट आ जाए? आपके सामने टारगेट फिक्स तो है कि रिक्रूटमेंट होना ही होना है, एग्जाम होने ही होने हैं, तो ये टारगेट ही और क्या है आप लोगों के सामने? सर टारगेट नहीं है, क्या टारगेट नहीं है? सब कुछ तो है। तो इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है क्लासेस पैड करने का, क्योंकि आप रेगुलर ना रहो, लेकिन जब तक मेरा बस चलेगा मैं आपकी रेगुलरिटी ब्रेक नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। समझ में आ रही चीज? तो मंडे से आपका जो ये कोर्स है वो पूरा का पूरा पैड हो जाएगा। अगर आपको फ्री में अटेंड करना है तो आपको लाइव आना ही आना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा, कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। हाँ, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी फ्री के अंदर, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए आपको लाइव आना ही पड़ेगा। फिर भी आपको अगर किसी को कोई अदर इश्यू होता है तो एक बार कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि आपकी बात कितनी वैलिड है। क्योंकि मुझे पता है आपके बोलने से कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैंने यही काम किया, पिछले 4-5 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कौन स्टूडेंट कैसा बोलता है। आपके बोलने से पता लग जाता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। समझ में आ रही है चीज़? तो अगर किसी को अदर इशू हो कोई भी तो कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। वही अपना मैथड, क्वेश्चन पेपर वाला। क्वेश्चन पेपर अपीयर होगा, पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, आपको खुद से रीड आउट करनी है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन पेपर अपीयर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, विद इन 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद में मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लो टेस्ट कैसे किया जाता है, सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, किस तरीके से सेंसिबल वे में क्लो टेस्ट को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस को रीड आउट कीजिए जल्दी। आई थिंक रीड आउट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। जैसे ही क्वेश्चन अपीयर होगा आपका आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। स्टॉप। आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया इसको। देखो क्लो टेस्ट, अब मैं डायरेक्शन यहीं पे डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि जो आपको ये 5 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं ना, उनमें से एक को फिट करना है, जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है उस पर। ठीक है, उनमें से एक आपका यहाँ पे आएगा। तो आपस में इनको कंपेयर करके सबसे बेस्ट मेथड है क्लो टेस्ट करने का क्या है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आपस में कंपेयर करो यूज करके। और उसके साथ में क्या करना है, क्लो टेस्ट में आपको मीनिंग लेना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको यहां से 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन आ जाता है, तो अब अपने आगे जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्योंकि ये यहाँ पे स्पेस कम है, क्योंकि ऑनलाइन में इस तरीके से नहीं करवा सकते क्योंकि स्पेस कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 बाय 1 सबको डिवाइड किया। नहीं तो क्या होता है, क्लो टेस्ट में कंप्लीट पैराग्राफ होता है, उसके बाद में आपके 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चंस वहां पे होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अपनों ने जैसे सूटेबल था, जिस तरीके से अपने इफेक्टिव बना सकते थे, उस तरीके से अपनों ने यहाँ पे तैयार किया है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कई बार क्या होता है कि आगे जाकर भी अपने को हिंट मिल जाता है, बेक आकर अपने वापस ऑप्शन सही कर देते हैं अगर उल्टा किया हुआ होता है। तो क्लो टेस्ट में यही है सेम। आपको क्या पढ़ना है, करना है यहाँ पे। तो क्लो टेस्ट आपके फिल इन द ब्लैंक से ईजी होते हैं अगर अपने बात करें तो, क्योंकि उसमें तो आपको क्या होता है कि डायरेक्ट एक ही सेंटेंस है, उसी से ऑप्शन को क्लिक करना होता है। हाँ, होता है कई बार 2-3 सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग एक मतलब अलग अलग पैटर्न पूछे जाते हैं, वो अलग केस है, उसके अकॉर्डिंग वो इजी होते जाते हैं। जितने ऑप्शन बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा इजी होता जाएगा, मतलब ब्लैंक वगैरह बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए फायदा है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, तो आपको पैराग्राफ से हिंट मिल जाता है कि यहाँ ये बोलना क्या चाहता है। तो क्या बोल रहा है उसका जब आपको मीनिंग मिल जाता है, तो उस बोलने के अकॉर्डिंग आप इजीली इसको कर सकते हो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए।
तो स्टार्ट करते हैं, बातों को पढ़ते चलो। आपको यहाँ पे जो ऊपर जो बात है उसमें ग्रामेटिकल वगैरह से आपको कोई मीनिंग नहीं है। जो ऊपर जैसे सेंटेंस दिए गए हैं उनसे आपको ओनली एंड ओनली क्या करना है, हिंट लेना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको अगर ग्रामेटिकल फॉर्म में या कोई भी वे में अपने को ध्यान देना है तो वो देना है अपने को ये ब्लैंक वाला पार्ट, उसके आगे पीछे का पार्ट और ये ब्लैंक वाला पार्ट, वहां पे ग्रामेटिकल वगैरह का ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। द आइडिया ऑफ मिलिटराइजिंग, मिलिटराइज का मतलब सैन्यकरण करना, मतलब सेना वगैरह लगाना वहां पे। मिलिटराइजिंग, किसको मिलिटराइज कर रहे हैं? द अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स को मिलिटराइज करने का जो आइडिया है, विचार है, इजंट न्यू, वो कोई नया नहीं है। मतलब ये विचार कोई नया नहीं है। सिंस द 1980s, 1980 से, 1980s का मतलब 1980 से 1990 के बीच का जो टाइम है उसको बोल रहा है 1980s। तब से आप बोलोगे 1980 तो सर एक ही है, 80s प्लूरल कैसे बना? तो 1980s का मतलब क्या हो गया? 80 to 90 इस तरीके से बात कर रहा है। सिंस द 1980s, उस टाइम से, उस दशक की बात कर रहा है। इंडियन कमेंटेटर्स, कमेंटेटर्स का मतलब जो कमेंट वगैरह करते हैं, जो मतलब बताते हैं कोई चीज को, ठीक है। इंडियन कमेंटेटर्स हैव एडवोकेटेड, एडवोकेट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना किसी का। तो इंडियन कमेंटेटर्स हैव एडवोकेटेड, वो एडवोकेट कर चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक मसल एट द एएनआई, एएनआई का मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मसल का मतलब पावर, मसल का मतलब ऐसे नहीं है कि ये मसल्स तैयार कर रहा है वहां पे, तो अंडमान निकोबार में ऐसे थोड़ी है कि इंडिया जाकर या फिर पीएम जाकर मसल्स तैयार कर रहा है, वहां पे जिम बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है वहां पे। इसका मतलब मसल तैयार करना, एक ऑर्गेनाइजेशन, पावरफुल बोल सकते हो आप, तैयार करना स्ट्रेटेजिक फॉर्म में, रणनीति की फॉर्म में। तो हैव, उन्होंने सपोर्ट किया, किसका सपोर्ट किया? मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक मसल, ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में बोलो, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, मसल का मतलब पावरफुल, पावर बोल सकते हो आप, तो या ऑर्गेनाइजेशन, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा कमेंटेटर्स ने क्या किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बन रही है ना वहां पे एक टाइप से, कि मिलिटराइज कर रहे हो, मिलिटराइज कर रहे हो, वहां मिलिट्री वगैरह का बेस तैयार कर रहे हो अंडमान निकोबार में, तो एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन ही होगी मिलिट्री की। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने हमेशा क्या किया, उन्होंने सपोर्ट किया है, किसको सपोर्ट किया? मैन्युफैक्चर करने को। मैन्युफैक्चर का मतलब निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, मसल को मैन्युफैक्चर करना, तैयार करना। बिल्डिंग मसल्स, बिल्डिंग मसल, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ज्यादा सही कौन सा है? दोनों ही देखो, अगर आपने देखे ना वैसे, तो आपको ये, अगर आप कहीं पे देखोगे तो ये दोनों आपको सिनोनिम दिखाएगा। मैन्युफैक्चर भी सिनोनिम, बिल्ड भी सिनोनिम, मतलब मैन्युफैक्चर भी बनाना और बिल्ड भी बनाना, निर्माण, दोनों का मतलब होता है हिंदी में अगर अपने लेकर चले। और कहीं पे देखो तो ये सिनोनिम की फॉर्म में भी दिखाएगा। अब सिनोनिम लेने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों सेम मीनिंग देते हो, बिल्कुल सेम, हाँ सेम मीनिंग होता है तभी सिनोनिम होता है। लेकिन अगर उनकी डेप्थ में, मैंने पहले ही बताया, अगर उनके डेप्थ में अपने जाएं तो आप बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाओगे ना, तो हल्का सा डिफरेंस जरूर होगा, और वो हल्का सा डिफरेंस ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये सबसे बड़ा इश्यू होता है क्लो टेस्ट में, क्या 2 या 3 ऑप्शन अपने को सही लगते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही होता है, 2 या 3 अपने को सही लगते हैं। अब यहां पे आपको सोचना है डेप्थ में। अब कैसे सोचेंगे? मैन्युफैक्चर, आपको सोचना है मैन्युफैक्चर क्या होता है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्रिएट करना, निर्माण करना, मैन्युफैक्चर्ड बाय, कि ये प्रोडक्ट किसी के द्वारा बनाया गया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंपनी, तो किसी कंपनी ने तैयार किया है, तो मतलब उस प्रोडक्ट को तैयार करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूध की थैली है, वो किसने बनाई? मैन्युफैक्चर्ड होगी ना, मैन्युफैक्चर, दूध को पैक करके वो थैली तैयार की गई है, ठीक है, वो पैकेट तैयार किया गया है दूध का, तो वो पैकेट बनाया गया किसी के द्वारा, तो वो मैन्युफैक्चर हुआ है। समझ में आ रही चीज? जैसे टीवी वगैरह आपका मैन्युफैक्चर है, तो मतलब बहुत सारे कंपोनेंट को असेंबल करके एक टीवी तैयार किया गया है, तो मैन्युफैक्चर होता है आपका निर्माण। और किस वे में निर्माण? बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, जो पहले एग्जिस्ट ना करता, उन चीजों को एकदम से तैयार करना। किस वे में तैयार करना? खुद एलिमेंट को तैयार करना, उस खुद एलिमेंट को फर्स्ट टाइम सामने लेकर आना, बिल्कुल नया तैयार करना। और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है, वो हो सकती है बिल्कुल नई तैयार हुई, फर्स्ट टाइम आई, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं वो क्रिएट नहीं हुए ना, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप सोचो डेप्थ में, मैन्युफैक्चरिंग जैसे फैक्ट्रीज वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग घर पे भी हो जाती है, फैक्ट्रीज वगैरह में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई भी आइटम्स वगैरह, जैसे मान लीजिए घर पे अगरबत्ती बनाने का काम होता है, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहां आप सोचकर देखना, जो अगरबत्ती है वो जब नहीं बनी थी तो वो कुछ भी नहीं था, उसके कोई भी पार्ट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था, और जब बनी तो उसके पार्ट मिलकर क्या हुए, वो तब जाकर एग्जिस्ट हुई, ठीक है।
बिल्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करें, बिल्डिंग होगा या मैन्युफैक्चरिंग। बिल्ड का मतलब वैसे तैयार करना, बिल्ड का मतलब किसी चीज को मजबूत करना भी होता है, स्थापित करना, स्थापना करना भी होता है, किसी चीज का निर्माण करना उस तरीके से। जैसे बिल्डिंग ए टीम, टीम को बिल्ड किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। बिल्ड का मतलब क्या हो गया, एक टाइप से जोड़ना, असेंबल करना चीजों को, समझ गया चीज। बिल्ड एक टीम को तैयार करना, इसका मतलब बिल्ड करना एक टीम को, तो मतलब क्या, लोगों को जोड़कर टीम बनाना। तो रियल में वो टीम टीम है, लेकिन रियल में वो टीम कौन है, दिखने में वो टीम टीम है, लेकिन रियल में वो टीम वो मेंबर्स हैं, वो लोग हैं। जो लोग मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते, उनको बनाया नहीं जा सकता, उनको, उस टीम को बनाया, मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल प्रकट करना, मैन्युफैक्चर का मतलब प्रकट करना ही बोल सकते हो एक टाइप से। प्रकट नहीं किया जा सकता, उन लोगों को मिलकर अपने आप टीम बनेगी, लोगों को मिलकर बनेगी, मतलब एग्जिस्टेंस है वहां पे ऑलरेडी। तो वहां पे मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर नहीं होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर में एक टाइप से अपीयर होना, एक टाइप जैसे टीवी बनाए, उसके कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन टीवी बनाए तो वो एकदम से क्रिएट हुआ है, वो अलग दिखाने लग गया। जैसे ही आप टीवी देखोगे तो उसके अंदर जो उसकी ट्यूब्स है, उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है, एसीज वगैरह, आईसीज वगैरह जो है, वो सारी की सारी चीजें आपको नहीं दिखेगी, वो टीवी दिखेगा। लेकिन जब आपको टीम दिखेगी तो आपको वो लोग दिखेंगे, उसके कंपोनेंट दिखेंगे। तो मैन्युफैक्चर में कंपोनेंट खुद बनता है वो। और बिल्डिंग की अगर बात करें तो उसमें कंपोनेंट को जोड़ा जाता है। आई थिंक आपके क्लियर हो रहा है ना। जैसे मैं बात करूं, मैन्युफैक्चर करें जो आपका पैकेट है दूध का, तो वो जो पैकेट दिखेगा, दूध नहीं दिखेगा, समझ में आ रही चीज, वो तो बाद में खोलने के बाद दिखेगा, ठीक है। तब तक वो मैन्युफैक्चर था, वो पैकेट तैयार किया गया था, उसके अंदर तो उसको पैक कर दिया बस, तो पैकेट दिखाई देगा वहां पे। उसके बाद बिल्ड की बात करूं, टीम को बिल्ड किया, तो वहां पे टीम बिल्ड होते, टीम के देखते ही आपको उसके मेंबर साथ में दिखेंगे, तो कंपोनेंट दिखेंगे। इसका मतलब वो क्या है, मैन्युफैक्चर नहीं है। खुद जब प्रकट हो एक अलग इंडिविजुअल एंटिटी की फॉर्म में सामने है, तब मैन्युफैक्चर होता है। क्लियर हुआ मैन्युफैक्चर और बिल्ड में डिफरेंस। तो यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या नहीं होगी, वो मैन्युफैक्चर नहीं होगी, वो क्या होगी, बिल्ड होगी। और बिल्ड द मसल्स अगर अपने उसकी भी बात करें तो ग्रोथ करना, बिल्डिंग का मतलब ग्रोथ भी होता है। तो मसल्स को अगर कोई बनाएगा तो वो मैन्युफैक्चर नहीं करता। मैन्युफैक्चर का मतलब ये नहीं है कि हाथ था ही नहीं, अब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे हाथ को तैयार कर रहा है। मैन्युफैक्चर का मतलब बिल्कुल नया सामने लेकर आना। और बिल्ड का मतलब क्या है, मसल्स को बिल्ड करना मतलब उनको शेप देना, उनको क्या करना, ग्रोथ करना। समझ में आ रही है चीज। अब क्लियर हो गया होगा आपके डिफरेंस। तो ये डिफरेंस होता है। इस तरीके से इतना डेप्थ में सोच सकते हो तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर हमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन आता है, और बहुत सारे ये भी बोलते हैं दो ऑप्शन में कंफ्यूजन आता है, जो हम टिक करते हैं वो गलत होता है, दूसरे वाला सही होता है। ये भी चीज स्टूडेंट्स के साथ में होती है, समझ आ रही चीज। तो इस तरीके से आपको डेप्थ में सोच लेना, एग्जांपल्स लाना, जैसे मैं अभी लेकर आया था, टीम का लेकर आया, मसल्स बिल्ड का लेकर आया, इस तरीके से एग्जांपल लेकर आओगे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सही क्या रहेगा अपना, बिल्डिंग। तो ये ऑप्शन गया, ज्यादा सही बिल्डिंग है। उसके बाद कुकिंग, मसल को कुक करना, पकाना, क्यों खाना है क्या जो पकाओगे, तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस हो गया। उसके बाद अपलिफ्टिंग, अब जैसे मसल दिखेगी तो आपको दिखेगा अपलिफ्टिंग कैसे, डायरेक्ट मसल का मीनिंग लेते हो। मसल का मतलब ये बाजू वगैरह तैयार करना, मसल्स बनाना, तो आप क्या, मसल्स को उठाना। तो मसल उठाएगा क्या वहां पे जाकर, अंडमान निकोबार में जाकर मसल्स थोड़ी उठाएगा, कोई जिम थोड़ी है वो, जो मैंने पहले ही बताया, वहां तो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में। तो यहां पे मसल के लिए ठीक है अपलिफ्टिंग जा सकता था, लेकिन यहां पे जो बात है आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है, यहां पे वो मसल्स नहीं है जो बनाई जाती है जिम वगैरह में, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन अपने पास बी है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बी भी ना होता तब नन ऑफ दीज होता कि उनमें से कोई नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी। आंसर की देखें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर है। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला करना है, नेक्स्ट वाला आपका सही जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट।
स्टॉप। अब यहां पे जो आगे का पढ़ेंगे उसके लिए पीछे वाला मीनिंग भी अपने साथ में होना चाहिए, तो इसको अपने देखें एक बार। यहाँ पे इसको रफ करके, तो अब तक क्या बात थी ये आपकी याद रहनी चाहिए। एक बार तो मैंने बताया, आगे से मैं, क्योंकि मेरे तो याद रहती है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि जो आइडिया है वो नया नहीं है। तब से कमेंटेटर ने सपोर्ट किया किसको, एक ऑर्गेनाइजेशन निर्माण को। वहां पे एक एट द ANI का मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक ऑर्गेनाइजेशन निर्माण को क्या किया उन्होंने, कमेंटेटर्स ने हमेशा से क्या किया, 1980 से लेकर अब तक क्या किया उन्होंने, सपोर्ट किया है। उसके बाद में क्या बोला नेक्स्ट वाले में, What has often seemed, what has often seemed, जो हमेशा दिखाई दिया है, लाइक मतलब ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सपोर्ट किया है, वो हमेशा दिखाई दिया लाइक किसकी तरह, स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस, एक बिल्कुल सीधी डायरेक्ट चॉइस, बिल्कुल डायरेक्ट चॉइस चुनाव या ऑप्शन फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स, किसके लिए, इंडियन पॉलिसी मेकर जो नीति बनाते हैं उनके लिए। हाउ एवर, फिर भी, हैज नेवर, नहीं हुआ है, बीन एन ईजी, जो कभी नहीं हुआ है एक इजी टू मेक बनाने के लिए। जबकि ये हमेशा दिखाई दिया है, क्या दिखाई दिया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस दिखाई दिया फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो ये क्या दिखाई दिया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस दिखाई दी है किसके लिए, इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए, बिल्कुल डायरेक्ट पॉलिसी है उनकी, उस तरीके से चॉइस, डायरेक्ट चॉइस है, ये दिखाई दी। लेकिन फिर भी वो कभी भी एक इजी नहीं हुआ, उस चीज को बनाना इजी नहीं हुआ। क्या इजी नहीं था वो, उस चीज को बनाना, जो चीज मतलब पॉलिसी की जो बात हुई है, किस तरीके से पॉलिसी बनाएगी, वहां पे आर्मी वगैरह लगा दी जाए इस तरीके से, तो वो एक इजी नहीं था। क्या इजी नहीं हुआ है, आज तक कोई इजी नहीं रहा है। क्या इजी नहीं रहा है, डिसीजन टू मेक, एक लेने के लिए, मेक का मतलब डिसीजन बनाना, मतलब डिसीजन लेना, तो एक इजी डिसीजन नहीं हुआ है। मीनिंग लो डायरेक्ट इजी डिसीजन, बिल्कुल सही है। मतलब इन्होंने क्या किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस तो है, इनकी डायरेक्ट चॉइस है कि हाँ ऐसा काम कर देते हैं, लेकिन वो कभी डिसीजन इतना इजी नहीं हुआ था, लेने से पहले उसको बहुत ज्यादा मतलब टफ था लेना ऐसे डिसीजन को, तो बिल्कुल सही है। इजी फॉल्ट, वो इजी दोस्त नहीं था। यहां दोस्त कहां से आ गया, ये तो उनकी पॉलिसी है कि सेना वगैरह वहां पे लगानी है, तो ये एक इजी दोस्त नहीं था, दोस्त नहीं था या डिसीजन नहीं था, इजी डिसीजन नहीं था। मतलब इजीली डिसीजन लेना, पॉलिसी मेकर जो चॉइस थी वो डिसीजन लेना इतना इजी नहीं था, या दोस्त लेना इतना इजी नहीं था, तो दोस्त वाला तो गलत हो गया। ज्यादा सही कौन सा है आपका, डिसीजन। उसके बाद पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब होता है आपका रामबाण, रामबाण का मतलब हर रोग की दवा, रामबाण क्या होता है आपका, हर रोग की दवा। तो वो एक इजी हर रोग की दवा नहीं थी, हर रोग की दवा इस तरह रामबाण नहीं था। कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है सी का, मतलब ये मीनिंग ही नहीं दे रहे। कॉम्पिलेशन का मतलब होता है संग्रह, संचय, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये एक चॉइस थी, बिल्कुल डायरेक्ट चॉइस थी, लेकिन ये एक इजी संग्रह नहीं था। संग्रह क्यों, कलेक्शन कर रहे हो किस चीज का, कलेक्शन कहां हो रहा है, यहां तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है। डिसीजन लिया है ना कि वहां पे मिलिट्री गए, तो सबसे बेस्ट अभी तक कौन जा रहा है, आपका डिसीजन जा रहा है। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी भूल, तो एक बहुत बड़ी भूल मतलब इजी बहुत बड़ी भूल, आसान भूल नहीं थी, आसान भूल नहीं थी। वहां पे आर्मी लगा रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हमेशा से दिखाई दिया है, जिस तरीके से उन्होंने पीछे बात की है कि ऐसा होना चाहिए, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है इस बात को कि मतलब वहां पे इस तरीके की पॉलिसी वगैरह लाई जाए, उसको सपोर्ट किया है। तो इंडियन पॉलिसी मेकर के लिए एक डायरेक्ट चॉइस तो थी, लेकिन ये एक इजी भूल नहीं थी। इजी भूल या डिसीजन, चॉइस थी उनके पास, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे ना, तो डिसीजन था, भूल कैसे होगी। इसका मतलब आपका ब्लंडर भी यहां पे गलत है, तो यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा ए। आंसर में देखें ऑप्शन है, बिल्कुल इजी, ये तो बिल्कुल इजी था, लेकिन दिक्कत यहां पे ये होती है कि आपके वोकेब वाली दिक्कत है। अब मैंने यहां पे सारा मीनिंग आपको बता दिया, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। वोकेब आपको तैयार करनी है, तो जो भी आप वोकेब, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर वोकेब कैसे तैयार करें, तो जो भी आपको ऑप्शंस वगैरह आपके सामने, वोकेब जितनी भी आपके सामने है, चाहे आप मॉक टेस्ट करते हो, चाहे आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो, तो उनको आप नोट डाउन कर लिया करो जो इंपॉर्टेंट हो। समझ में आ रही चीज, तो ऐसे वोकेब। डिसीजन का मतलब निर्णय है, फॉल्ट का मतलब डिसीजन का मतलब निर्णय है, फॉल्ट का मतलब दोष, मतलब किसी में त्रुटि, ठीक है, फॉल्ट। पेनेशिया का मतलब रामबाण, जो हर मर्ज की दवा हो, ठीक है। कॉम्पिलेशन का मतलब संग्रह, कलेक्शन। और ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक, बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल। समझ में आ रही है आप लोगों की चीज, तो ये है आपका, इस तरीके से आपने करना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक नोटिस हो रही होगी चीज, क्योंकि मैं जो आपकी क्लासेस तैयार करता हूँ, इसलिए मैं अपनी मेहनत जाया नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो मैं आपके लिए क्लासेस वगैरह तैयार करता हूँ तो उसमें मैं फैन वगैरह सब ऑफ रखता हूँ। क्यों, क्योंकि जब फैन वगैरह चलता है, कूलर फैन जो भी चलेगा, तो उससे क्या होता है, साउंड आती है, और जो साउंड आपको क्या करेगी, इरिटेट करेगी।
यही मैं पहले करता था, यही मैं अभी करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को तो पता है। तो वो साउंड आपको क्या करेगी, इरिटेट करेगी, और इरिटेशन के कारण आप क्लास पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आपके इन इतनी सारी चीज़ों को क्या करूँ, मैं बार बार पसीने पहुँच रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस तैयार कर रहा हूँ, और बदले में आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ है आप लोगों का डेडिकेशन? मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं अगर आपको डेडिकेशन दिखाऊं, उस उतना डेडिकेशन या उसका 50% डेडिकेशन दिखा देना, आपका सिलेक्शन श्योर है। समझ में आ रही चीज? फ्री में क्लासेस चल रही है, कोई पेमेंट नहीं ले रहा आप लोगों से, और इतनी मेहनत के साथ करवा रहा हूं, तो कोई जरूरी तो नहीं है ना। क्योंकि आपको पता है, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं पेड करूंगा तो भी स्टूडेंट खरीदना पड़ेगा उनको, कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर रियल इंग्लिश आपको करनी है तो खरीदना पड़ेगा, और वो किसी और को फॉलो भी नहीं करते। वो भी चीज़ है, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है आपको मैक्सिमम को, कि आपको हर जगह बेवकूफ़ बनाया जाता है, वहां से आप कभी गेन कर ही नहीं सकते, इंग्लिश आपकी बन ही नहीं सकती, एग्जाम आपका क्रैक हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, इतनी ज़्यादा, मतलब खून पसीने की जो मेहनत होती है उसका भी मैं कुछ नहीं ले रहा आप लोगों से। फिर भी सामने से आप लोगों का क्या रेस्पॉन्स है? इस रेस्पॉन्स से एक तो नेगेटिविटी आती है सबसे बड़ी, कि मतलब स्टूडेंट्स, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है, तू फालतू में से मेहनत कर रहा है, एंजॉय करना आराम से। बैंक से आ, बैंक से आने के बाद में या तो कोई वेब सीरीज देख ले, कोई सीरियल्स वगैरह हॉलीवुड के, या हॉलीवुड मूवीज वगैरह, बॉलीवुड जो भी है वो चीजें देख ले, या कोई बुक वगैरह पढ़ ले, या जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं जैसे हमारे साथ वाले, वो घूमने भी जाते हैं, सैटरडे संडे को भी घूमने जाते हैं, ठीक है, वैसे भी शाम को चले जाते हैं यहाँ पास में घूमने, तो वहां भी नहीं जाता। वो मुझे बोलते रहते हैं कि सर आपके हो क्या गया, आप आते नहीं हो हमारे साथ, दिक्कत क्या आपके, मतलब ऐसे क्या कर रहे हो सर, मेंटल हो जाओगे आप। तो मैंने बोला मेंटल वाली बात नहीं है, मेरे ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे स्टूडेंट्स मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं नहीं जा सकता आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर उनको भी कंटिन्यूटी देनी जरूरी है। दूसरी, मैं मेंटल कैसे हो जाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट आता है, ठीक है, मुझे मजा आता है इस चीज़ में। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से उनको बोलता हूं मैं, और फिर वो बोलते हैं सर कभी तो चल लिया, सैटरडे संडे तो चल लिया करो, फिर भी मैं उनको मना कर देता हूं। समझ में आ रही है चीज़? और ये देखो आपके सामने अब सारी की सारी चीज़, पसीने चल रहे हैं, फैन तक नहीं चला रहा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ऐसी वाली अभी अपनी औकात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ बोल दो सर ऐसे स्टार्ट कर लो, क्यों? ओनली एंड ओनली इसलिए, आपने बहुत सारी क्लासेस देखी होगी, कितना इरिटेशन हो, फैन वगैरह सब चलता है, अलग अलग की आवाजें आती रहती है तरह तरह की, फिर भी वो क्लासेस अपलोड कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझे होता है कि स्टूडेंट को अगर अपने दें तो बिल्कुल ऐसा प्रोवाइड करें कि 100% कॉन्सेंट्रेशन हो, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है किसी स्टूडेंट को। मैं हर टाइम भी ऐसा फिक्स करता हूं जब बाहर भी शोर शराबा ना हो ज्यादा। समझ में आ रही चीज? और ऐसी सिचुएशन में बिना फैन के और रूम बिल्कुल लॉक करके फिर क्लासेस आपकी तैयार होती है, ठीक है। हालत देखो, उसके बाद में जैसी क्लास होती है तब मैं भागता हूं बाहर स्पीड में छत पे। समझ में आ रही है चीज? तो फिर भी देखो, इतना होने के बावजूद भी आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे डेडिकेशन नहीं है आप लोगों का, कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। समझ में आ रही चीज? पाप लगेगा गुरु के साथ ऐसे कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया? तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से अपने इमोशंस को साइड में रखो, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। वही वाला अभी तक अपनों ने बात की, तो पहले तो क्या था कि मतलब वो पॉलिसी मेकर, वो क्या कर रहे थे, कमेंटेटर्स उनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अब पॉलिसी मेकर के लिए ये जो टास्क है, जो वो क्या है, ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है। उस तरीके से बात हुई थी, डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, ऑन द मैटर ऑफ द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। जो मैटर है, अगर अपने मुद्दे की बात करें, किसका? स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का। ऑफ द किसका? ऑफ द अंडमान्स का इंडियाज डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। कि इस इश्यू पे अगर अपने बात करें, जो डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक
डेवलपमेंट है अंडमान का, उसके मैटर पे अगर अपने बात करें तो इंडिया का जो डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी है हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन द सेम पेज, वो कभी भी सेम पेज पे नहीं है। हैज नॉट ऑलवेज बीन नहीं हुआ है, मतलब अब तक वो सेम पेज पे नहीं है, मतलब दोनों में आपस में क्या रहा, मतभेद रहा, किसमें, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी के बीच में। तो इंडिया का जो डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी हैव नॉट, अब हैव का सब्जेक्ट ढूंढना एक बार, आप यहां से हिंट मिलेगा, अपनी वर्किंग काम आएगी अपने पास। हैव का सब्जेक्ट ढूंढे तो फॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस पॉलिसी है वो तो दोनों मिलकर एक चीज बन गई, तो ये तो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये सब्जेक्ट होता तो हैज होना चाहिए था, ठीक है। अंडमान हो सकता है, अंडमान को ऑफ खा गया, नहीं है, बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को ऑफ खा गया, मैटर को ऑन ले गया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा। और वैसे भी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट भी सिंगुलर है और मैटर भी सिंगुलर है, इसका मतलब कुछ प्लूरल आना चाहिए, यहां तो कुछ प्लूरल मिला नहीं। प्लूरल कहां पे बचा अपने पास, ऑप्शन में आ सकता है, तो डायरेक्ट चलो किसी में है क्या, बहुत शानदार पॉइंट मिला है अपने को यहां पे अपने देखें तो, ठीक है। तो देखते हैं, यूलोजी सिंगुलर, मेमोरियल सिंगुलर, पिलग्रिमेज सिंगुलर, स्टेब्लिशमेंट्स प्लूरल, पेरीफेरी आपका प्लूरल, तो डायरेक्ट ठीक हो गया आपका डी ऑप्शन। ऐसा भी होता है, टाइम ही नहीं लगता आपको, ये आपके मतलब क्या, आप ऑप्शन को साथ में लेकर चलो। अगर आपका सेंस क्लियर है, वर्किंग क्लियर है, तो आपको ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ऑप्शन देखें कौन सा है, ऑप्शन डी एस्टैब्लिशमेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल टाइम नहीं लगा एग्जाम में। नेक्स्ट पे चलो, क्लियर है, इस तरीके से करना होता है। तो मतलब क्या निकला यहां पे, पूरी बात करें, इंडिया डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, आगे नाउन जैसे लगेगा तो ये जो डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी वो अपने आप एडजेक्टिव बन जाएगा, वो आगे पास कर देगा, तो लास्ट में जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट बनेगा ना। तो यहां पे यूलोजी आ सकता है, नाउन है। मेमोरियल नाउन नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं आ सकता। पिलग्रिमेज आ सकता है, नाउन है। पेरीफेरी आ सकता है, नाउन है। स्टेब्लिशमेंट्स नाउन है, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए, हैव के अकॉर्डिंग आपका प्लूरल, क्योंकि यहां पे तो ग्रामर देखनी है, वैसे नहीं देखनी थी, यहां ग्रामेटिकल फॉर्म में देखना है, तो हैव का सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, स्टेब्लिशमेंट्स। तो मतलब क्या निकला, इसने बोला कि जो अब यहां पे मीनिंग देख लेते हैं, अब डायरेक्ट अपने को पता लग गया सारा, मीनिंग देख लो, सारी वोकेब का मीनिंग बता देता हूं मैं आपको, नोट डाउन कर लेना अपनी वोकेब नोटबुक में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूलॉजी का मतलब गुणगान करना, मेमोरियल का मतलब स्मारक, यादगार वगैरह, पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ स्थान, एस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब स्थापना, जो चीजें स्थापित की गई उन चीजों की बात कर रहा है। फेरी फेरी का मतलब घेराव या फिर घेरा, जो परिधि वगैरह होती है, जो वर्त वगैरह, जो सर्किल की जो होती है उसको परिधि वगैरह जो बोलते हैं, वो चीज आपकी पेरीफेरी, तो वो पेरीफेरी होती है। जैसे ये सर्किल है, जो घेराव है वो पेरीफेरी होता है, ठीक है, परिधि जिसको बोलते हैं। तो यहां पे अपने बात करें तो इसने बोला है कि इंडिया का, अगर आप डायरेक्ट भी देखो, मीनिंग में भी देखो, कि इंडिया का डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो गुणगान है वो सेम पेज पे नहीं था, मतलब उनमें मतभेद था। गुणगान में, मेमोरियल, स्मारक में मतभेद था। पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान, इंडिया की फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी के जो तीर्थ स्थान है, तो उनके भी तीर्थ स्थान होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह के भी, तो ये भी नहीं होगा। स्टेब्लिशमेंट मतलब जो स्थापना, जो फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी की जो स्थापना है, जो फॉरेन फॉरेन जो डिपार्टमेंट है, फॉरेन पॉलिसी का जो डिपार्टमेंट है, उसने जो स्थापित किया, जो डिफेंस ने जो स्थापित किया है, उनके अंदर हमेशा मतभेद रहे। स्टैब्लिशमेंट का मतलब आप कोई बिल्डिंग वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बोल सकते हो, या फिर स्टैब्लिशमेंट का मतलब जो डिसीजन उन्होंने लागू किए हैं वो भी आप बोल सकते हो, जो पॉलिसीज वगैरह वो भी आ जाती है। पेरीफेरी का मतलब जो घेराव है फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी का, उस घेराव सेम पेज पे मतभेद है, तो ये भी कोई मीनिंग नहीं है। और वैसे डायरेक्ट ही पता लग गया, हैव के लिए प्लूरल आना चाहिए था, तो डी ऑप्शन आपका क्लिक हो गया। क्लियर है, बिल्कुल ईजी था। अब नेक्स्ट में चलते हैं, यहां तक आपकी बातें क्लियर है ना, कितनी बातें चल गई। पहले क्या बोला कि सपोर्ट किया गया उनको, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, डिसीजन लेना इजी नहीं था। उसके बाद में जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके, वो सेम पेज पे नहीं, मतलब उनमें आपस में हमेशा मतभेद रहा अब तक, ठीक है, हमेशा से मतभेद रहा है, ठीक है। तो ये तो इंडिया में चलता ही है कि एक पार्टी कुछ करती है तो दूसरा उसका अपोज जरूर करती है, अगर पॉजिटिव में करे तो अपोज करती है, नेगेटिव में तो चलो करना ही होता है, ठीक है। और वैसे इंडिया में तो नेगेटिव ही करती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, पॉजिटिव तो कोई करता नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो आम जनता को झेलना पड़ता है, जैसे अभी अपने सारे झेल रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, फोर्थ। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट।
स्टॉप। अब वापस से आगे पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब तक की बातें अपने क्लियर है। पहले क्या है, एडवोकेट किया, उनको सपोर्ट किया गया, उनकी पॉलिसी वगैरह बिल्डिंग को। उसके बाद में क्या हुआ, इजी नहीं था अप्रोच। उसके बाद में इन्होंने बोला हमेशा से ये क्या रहा है आपका, अपने बात करें जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह उनमें आपस में क्या रहा है, मतभेद रहा है। आगे इसने बोला है ए सेक्शन ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, जो इंडिया की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, जो डिप्लोमेटिक का मतलब जो राजनीतिक फॉर्म में बोल सकते हैं, तो मतलब जो राजनीतिक कम्युनिटी का जो समुदाय है, मतलब नेता वगैरह की बात करें, उनका जो एक सेक्शन है, जो वर्ग है, जो हिस्सा है, हैज अपोज्ड, वो अपोज किया, उसने अब तक अपोज किया है मिलिटराइजिंग द ANI, अंडमान निकोबार आइलैंड को मिलिटराइज करने का उन्होंने अपोज किया कि वहां पे आप सेना मत लगाओ, उसका हमेशा अपोज किया है। आर्ग्यू करते हुए, बहस करते हुए, उनका अपोज करते हुए क्या, दैट की टर्निंग द आइलैंड्स को टर्न करना इनटू ए स्ट्रेटेजिक मिलिट्री गैरिसन, कि आइलैंड्स वगैरह है उनको बदलना किसमें, एक गैरिसन का मतलब मोर्चाबंदी में, मिलिट्री की मोर्चाबंदी में बदलना, वुड मिलिटराइज, वो मिलिटराइज करेगा, क्या करेगा, वो सैन्यकरण करेगा द लिटोरल्स, किसका, जो तटीय जो देश है उनकी, लिटोरल का मतलब जो तटीय है, जो किनारे वाले देश है, उनका क्या करेगा, मिलिटराइज करेगा, मतलब उनका भी सैन्यकरण करेगा। तो उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने क्या अपोज किया है कि अपोज किया मिलिटराइजिंग का, अंडमान निकोबार में सैन्यकरण का उन्होंने विरोध किया है। क्या बोलते हुए कि अगर आप आइलैंड को एक मोर्चाबंदी की फॉर्म में ले आते हो तो आस पड़ोस के जो देश हैं वो भी मोर्चाबंदी करेंगे, फिर वहां पे क्या हो, थ्रेट ज्यादा बढ़ जाएंगे, मिलिट्री का थ्रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मोर्चाबंदी हो रही है तो वो सोचेंगे हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो सामने से रेस्पॉन्स भी देंगे। तो उस तरीके से इन्होंने बात बोली, पॉइंट रखा है। एन आउटकम, जो एक आउटकम है, एक रिजल्ट है, नतीजा है, निष्कर्ष है, दैट वुड नॉट, जो नहीं करेगा, पता नहीं क्या, वुड नॉट विद कंट्रीज, देशों के साथ, इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, उन देशों के साथ, कौन से देशों के साथ, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह हो गए, उनके साथ क्या नहीं करेगा, टर्न अप नहीं करेगा। अब मतलब क्या निकला उन्होंने, अब देखना इस बात को, एक चीज बताना मुझे यहाँ पे, जब आप अंडमान निकोबार का यहाँ पे, मतलब उन्होंने यहाँ पे एक क्या दिया, अपना पॉइंट रखा है, तर्क दिया है। क्या तर्क दिया उन्होंने यहाँ पे, उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो अगर आप आइलैंड को टर्न कर देते हो गैरिसन में, एक मोर्चाबंदी में, तो इससे क्या होगा, वो लिटोरल्स, जो तटीय जो देश है, वो भी मिलिटराइज हो जाएंगे, वो भी क्या करेंगे, मिलिट्री की फॉर्म में, रिस्पॉन्स की फॉर्म में वहां पे मोर्चाबंदी वगैरह करेंगे। तो वो क्या है, एक आउटकम है, एक रिजल्ट निकलेगा। क्या रिजल्ट निकलेगा, आपको मीनिंग लेना है ना, रिजल्ट निकलेगा दैट वुड नॉट विद कंट्रीज, जो दूसरी आसपास की, साउथ एंड साउथ ईस्ट का मतलब आसपास की बोलो आप, वहां की तो आसपास की होगी ना, तो वो क्या करेगा, एक आउटकम रिजल्ट होगा, जो क्या नहीं करेगा, वो नहीं करेगा उन कंट्रीज के साथ में। क्या नहीं करेगा, बताओ क्या नहीं कर सकता, ये जो चीजें हो रही है उसका जो रिजल्ट है, उन लोगों के अनुसार जो अपोज करें वो गलत बता रहे हैं ना, तो क्या नहीं करेगा, कुछ पॉजिटिव नहीं करेगा, नेगेटिव करेगा। जब वो बोल रहे हैं ये नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव ही करेगा ना, इसका मतलब करेगा नेगेटिव, मतलब वुड नॉट का मतलब नहीं करेगा पॉजिटिव, नेगेटिव करेगा इसका मतलब पॉजिटिव नहीं करेगा। नेगेटिव वही तो होता है जो पॉजिटिव नहीं होता। तो उन कंट्रीज के साथ क्या नहीं करे, टर्न अप का मतलब एकदम से टर्न अप करना, बढ़ाना, किसी चीज को सामने लाना भी होता है, तो वो दूसरी कंट्रीज के साथ सामने नहीं लाएगा, वुड नॉट टर्न अप, सामने नहीं लाएगा, दूसरी कंट्रीज के साथ सामने नहीं लाएगा। मीनिंग नहीं आया ना, आगे पढ़ते हैं। कम क्लीन, दूसरी कंट्रीज के साथ में क्लीन नहीं आएगा, वुड नॉट कम क्लीन, साफ नहीं आएगा, ऑनेस्ट, कम क्लीन का मतलब साफ आना, बिल्कुल ऑनेस्ट फॉर्म में, कोई चीज ना छुपाना। तो जो रिजल्ट है वो दूसरी कंट्रीज के साथ है, साफ फॉर्म में नहीं आएगा, ऑनेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, बिना छुपाए नहीं आएगा। रिजल्ट बिना छुपाए नहीं आएगा, मतलब क्या है, जो लास्ट में आउटकम आएगा, नतीजा निकलेगा, वो बिना छुपाए नहीं आएगा, बिल्कुल साफ फॉर्म में नहीं आएगा नतीजा। साफ फॉर्म में क्या नहीं आएगा, देखो अब यहां पे देखना, अगर वहां पे मिलिट्री वगैरह लगाते हैं तो दूसरी कंट्री ऐसे हो सकता है एक्शन ले ले, अटैक कर दे, लेकिन जो अटैक है नेगेटिव, लेकिन आया तो साफ ही है ना, और अगर अटैक नहीं करेगा तो वो भी तो साफ ही है। दोनों बातें क्लीन है, कि अटैक किया मतलब अटैक कर दिया, नहीं किया मतलब नहीं किया, दोनों बातें क्लीन है। उसमें ऑनेस्टी की क्या बात है, साफ क्या नहीं आएगा, धुंधला आएगा, हिडन क्या आएगा, कि दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया और पता ही नहीं लग रहा कि अटैक किया है क्या, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब इसका तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। चलो कोई ना, ऑप्शंस को आपस में लड़ा देंगे, जहां कंफ्यूजन वहां ऑप्शन को आपस में लड़ा दो, तो क्या होगा, सिट वेल,
तो आउटकम क्या नहीं करेगा, सिट वेल, अच्छी तरह से बैठेगा नहीं किसके साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ। जो रिजल्ट होगा अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, इसका मतलब उसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। अदर कंट्रीज के साथ में जो आउटकम वो एडजस्ट नहीं होगा, इसका जो रिजल्ट है वो एडजस्ट नहीं होगा, अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा, इसका मतलब वो कंट्रीज उसके साथ एग्री नहीं करेगी। मतलब उन कंट्रीज के साथ अच्छे से नहीं बैठेगा, इसका मतलब क्या है, वो उसके साथ नहीं बैठ पाएगी। नहीं बैठ पाएगी इसका मतलब सिट वेल का मतलब एग्री होना, तो एग्री नहीं करेगी उस आउटकम के साथ में। अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, इसका मतलब उनके साथ पॉजिटिव वे में नहीं जाएगा, नेगेटिव। अच्छी तरह से बैठना इसका मतलब क्या है, उनको मंजूर हो गया। अच्छी तरह से बैठा मतलब उनको इश्यू नहीं रहा, इश्यू हो गया इसका मतलब वो अच्छी तरह से उनके साथ नहीं बैठ पाएगा, उनके साथ सेट नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल सही है, सबसे बेस्ट है तीनों में से, ठीक है। गो बियॉन्ड विद, तो रिजल्ट है वो दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरी कंट्री बोल रहे हैं अपने पास वाली कंट्रीज के साथ है, दूर नहीं जाएगा। रिजल्ट दूर नहीं जाएगा कंट्रीज के साथ, कंट्रीज के साथ दूर नहीं जाएगा मतलब क्या इस बात का, रिजल्ट कंट्रीज के साथ दूर नहीं जाएगा। ऐसे हो सकता है पॉलिसी कंट्रीज के साथ दूर नहीं जाएगी, परे, उस चीज से परे नहीं जाएगी, मतलब उससे आगे नहीं निकल पाएगी पॉलिसी, लेकिन रिजल्ट उससे आगे नहीं निकल पाएगा, उन कंट्रीज के साथ आगे नहीं निकल पाएगा। मतलब क्या, बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये तो मीनिंग बताओ ना आप, तो इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं हो। सबसे बेस्ट क्या है आपका, सी ऑप्शन सेट हो रहा है, ई नहीं होगा क्योंकि अपने पास ऑप्शन है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये ऑप्शन होगा। समझ में आया, तो यहां पे अगर अपने चेक करें तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो आंसर सी, बिल्कुल सी ऑप्शन अपना सी। क्लियर है, ये समझ में आया, इस तरीके से करना होता है, ये होता है क्लो टेस्ट करने का पैटर्न, मेथड सबसे शानदार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करते हैं। अब तक की बातें क्या थी, पहले क्या हुआ था, जो बिल्डिंग है उसका सपोर्ट किया गया, उसके बाद में इजी डिसीजन नहीं था। उसके बाद में अपने बात करें तो उसके बाद में इन्होंने क्या बोला था, नेक्स्ट में क्या बोला था मैं भी भूल गया, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में इन्होंने बोला था कि डिसीजन आपका मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद डिसीजन वाला हो गया। उसके बाद में उन्होंने बोला इस्टेब्लिशमेंट में आपस में मतभेद था, और उसके बाद में इन्होंने जो बोला वो ये था कि जो आउटकम है वो क्या नहीं होगा, अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगा, मतलब उनके पास साथ में सेट नहीं हो पाएगा। पहले क्या हुआ, एडवोकेटिंग सपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, सपोर्टिंग कर रहे थे वो किसकी, बिल्डिंग की, ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ऐसी मसल्स, ऐसी पावर तैयार की जाए। उसके बाद में वो बोल रहे थे कि ये इजी डिसीजन नहीं है, डायरेक्ट लगता है लेकिन इजी नहीं है। उसके बाद में बोल रहा है कि जो फॉरेन और आपकी जो डिफेंस पॉलिसी है उनके इस्टेब्लिशमेंट्स में आपस में मतभेद रहता है, वो सेम पेज पे नहीं होते, सेम पेज का मतलब एक पेज पे नहीं रहते। उसके बाद में अभी लास्ट वाले में इसने बोला कि जो रिजल्ट आएगा वो कंट्रीज के साथ में अच्छे से नहीं बैठ पाएगा, मतलब उस कंट्रीज के साथ मतभेद होगा, मतलब गड़बड़ होगी, पॉजिटिवली नहीं होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन इंडिया फर्स्ट बिगेन, जब इंडिया ने पहली बार स्टार्ट किया द ANI, अंडमान निकोबार आइलैंड को पता नहीं क्या स्टार्ट किया, इन द मिड 1980s में, मतलब 1985 के अराउंड, ऑब्जर्वर्स, जो ऑब्जर्व करने वाले हैं, जो ध्यान देने वाले लोग हैं, से वो कहते हैं मलेशिया एंड इंडोनेशिया हैड बीन वेरी, वो ऑब्जर्व जब स्टार्ट किया था तो ऑब्जर्व क्या कहते हैं कि मलेशिया और इंडोनेशिया हैड बीन वेरी, वो क्या हो चुके थे, सचेत हो चुके थे, जागरूक हो चुके थे, मतलब उन्होंने भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था मिलिट्री बेस पे। समझ में आया, थोड़ी सी वर्किंग चेक करते हैं कि सर जब इंडिया ने स्टार्ट किया था 1980s में, तो ऑब्जर्व्स कहते कैसे, सेट होना चाहिए था ना, ऑब्जर्व्स ने कहा था, समझ आया जी। अब पिक्चर बनाओ, जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार में कुछ किया था, चलो इसकी बात अपने बाद में करेंगे, पहले अपने
पढ़ लेते हैं, तब कंप्लीट मीनिंग ले लेते हैं। रियल में ऑप्शन क्या है उसके बाद में बात करेंगे। शानदार वर्किंग है यहाँ पे। टेरिफाइंग, जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार को डराना स्टार्ट किया, तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सेना लगा रहा है, इसका मतलब अंडमान निकोबार को डरा रहा है। तो अंडमान निकोबार तो इंडिया का ही पार्ट है, उसमें सेना लगा रहा है, तो अंडमान निकोबार को डरा रहा है या पड़ोसी देशों को डरा रहा है? चलो मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान, अगर मान लो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक्टिविटी होती है, जो मतलब मिलिट्री की फॉर्म में अगर नेगेटिव एक्टिविटी होती है, और इंडिया क्या कर रहा है, जो अपना जो पार्ट है पाकिस्तान के आसपास का, जैसे कोई भी पार्ट ले लीजिए, जैसे राजस्थान में अपने पार्ट लें, गंगानगर हनुमानगढ़ का, वहां पे अगर मिलिट्री बेस तैयार करता है, तो इसका मतलब वहां के लोगों को डरा रहा है या फिर लोगों की रक्षा के लिए कर रहा है? तो लोग उससे डरेंगे क्या? लोग डरेंगे नहीं, लोग ये होंगे कि ये हमारा लोग तो पहले डरे हुए थे जब उधर से एक्शन वगैरह हो रहे थे, लोग बोलेंगे ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मिलिट्री आ चुकी है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने आप संभालेंगे। तो मिलिट्री जब लगाई जाती है अपने ही पार्ट में तो थ्रेट नहीं होता, अदर कंट्री के या किसी और के पार्ट में लगाई जाए तब वहां पे थ्रेट होता है। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद डेवलपिंग एएनआई को डेवलप कर रहा था, डेवलप कर रहा, उसको विकास कर रहा था, तो बिल्कुल सही ये हो सकता है आपका विकास, तो ए नहीं होगा, बी हो सकता है, पता नहीं है, सारे ऑप्शन देखोगे बेस्ट आएगा कुछ ना कुछ। पैसिफाइंग, अंडमान निकोबार को शांत कर रहा था, तो अंडमान निकोबार को क्यों शांत करेगा? अंडमान निकोबार तो इसका पार्ट है, वहां पे तो यहाँ पे जो मिलिट्री लगी है, मोर्चाबंदी, वो अंडमान निकोबार को वहां पे कोई इंटरनल थ्रेट के कारण थोड़ी लगी थी। मतलब जैसे कि जिस स्टेट में गड़बड़ होगी वहां पे मिलिट्री आई उसको शांत करने के लिए, दंगे वगैरह, तो वहां दंगे थोड़ी हो रहे, तो वो तो मिलिट्री लगा रहे हैं, और उसके कारण हो क्या रहा है, दूसरे देशों को इफेक्ट हो रहा है। अगर अंदर लगा रहे होते, अंदर कोई थ्रेट होता तो दूसरे देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको यही होता है कि हाँ खुद की सिचुएशन सही करें। जब दूसरे देशों को फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां मोर्चाबंदी की जा रही है, किस फॉर्म में? डिफेंस की फॉर्म में, या तो अदर पे अटैक की फॉर्म में, या खुद का डिफेंस, खुद की सुरक्षा की फॉर्म में। तो वहां जब सुरक्षा की फॉर्म में होगा तो वहां पे शांति वाली बात नहीं आती, कोई दंगे वाली बात नहीं होती। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि ये सारे के सारे आपको क्या लगेंगे, ऑप्शन लगेंगे, बहुत ही शानदार वाले ऑप्शन है। तो सी भी गया, एक बार मैं इसको दोबारा से रफ करता हूं, क्योंकि टेरिफाइंग इसलिए आपको लगेगा अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मिलिट्री की बात हो रही है, तो मिलिट्री की बात हो रही है, इसका मतलब डर तो दिखेगा। डेवलपिंग का इतना नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मिलिट्री दिखते ही या तो डर दिखेगा या फिर ऐसे दिखेगा मिलिट्री क्या कर रही है, शांत करने के लिए, मतलब सिचुएशन को शांत करने के लिए जा रही है, ये दिखेगा। लेकिन रियल में अगर अपनी पुरानी बातें उठाकर देखें, दूसरे देशों में दिक्कत हो रही है, मोर्चाबंदी हो रही है, वहां पे पॉलिसी तैयार की कि यहाँ पे मोर्चाबंदी कर दो, जो पैसिफिक, जो अपने पैसिफिक या जो आपका ओशियन का जो थ्रेट है, अगर अपने वहां से, क्योंकि ये मेन तो आपका हुआ था, तो वो ये उसके लिए हुआ था, किसके लिए? चाइना की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मोर्चाबंदी वगैरह की गई थी, ठीक है। तो और दूसरा होता भी है कि वहां से एक बहुत बड़ा थ्रेट है, वहां से कोई भी मतलब अदर कंट्री वाले यहाँ वहां पे अटैक कर सकते हैं, वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पे डिफेंस देना जरूरी है, क्योंकि वो पार्ट भी इंडिया का पार्ट है, तो वहां डिफेंस देना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां डिफेंस नहीं होगा तो अदर जो कब्जा भी हो सकता है किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, ठीक है। मोस्टली अपने बात करें तो चाइना, ठीक है, वो मौका नहीं छोड़ती ऐसा। तो पैसिफाइंग दिखेगा। जोल्टिंग का मतलब क्या? झटका, झटका दे रही है, झटका देना, अंडमान निकोबार को झटका देना, तो ये भी दिखता है कि मिलिट्री के साथ में, लेकिन डेवलपिंग कम दिखता है, क्योंकि मिलिट्री दिखती है, डेवलपमेंट कम दिखना लग जाता है। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट है, क्यों? क्योंकि ये मिलिट्री बेस तैयार किया जा रहा है, किसको क्या करने के लिए? अंडमान निकोबार को सिक्योर करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए। जब पहले वो ऑलरेडी सीधा ही छोड़ा हुआ था, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और जब आप किसी चीज में सिक्योरिटी लाते हो तो उसका डेवलपमेंट ही होता है ना। समझ में आ रही चीज? एक तो क्या हो गया आपके, जैसे मान लो कोई भी एरिया है, वहां पे पहले सिक्योरिटी नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, जैसे लॉक वगैरह इजीली खुल जाते हैं उसके, पूरी तरह से मतलब सिक्योर लॉक नहीं है गाड़ी का, तो वो सिक्योर नहीं है, तो वो कम डेवलप्ड है ना। और जैसे सिक्योरिटी आती है तो ज़्यादा डेवलप हो। जैसे मोबाइल वगैरह की बात करें तो अगर फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह स्टार्ट हो गए, ठीक है, उस तरीके से पासवर्ड हो गए, तो मोबाइल के पासवर्ड है, उसके कारण पहले मान लो बिना पासवर्ड के मोबाइल थे, उसकी बात करें तो वो आपके क्या थे, जैसे वो डायरेक्ट स्टार दबाते ही थोड़ी देर तक दबाए रखो, प्रेस किए रखो स्टार को, उससे क्या हो जाता था, लॉक हो जाता था पुराने मोबाइल जो कीपैड वाले आते थे, ठीक है, सैमसंग वगैरह के या ये नोकिया वगैरह के, ठीक है। तो उसमें क्या था, सिक्योरिटी नहीं, इसलिए डेवलपमेंट कम था। अब वो डेवलप हुए तो उसमें पासवर्ड वगैरह आए, फिर फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन वगैरह आया, तो डेवलपमेंट हुआ ना। तो उस तरीके से डेवलपमेंट है, जैसी बातें चल रही उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ही हो रहा है ना, सिक्योरिटी दे रहे हैं तो डेवलपमेंट है। टेरिफाइंग तब होता जब आप क्या करो, अंडमान निकोबार पे अटैक कर रहे हो, खुद का पार्ट क्यों करेंगे अटैक?
गलत हो गया। सेंसिबल में सोचना पड़ेगा, माइंड में डायरेक्ट नहीं दे सकते आप, माइंड में आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी, रियल बात क्या है उस बात के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग देना होता है कि यहाँ पे रियल बात क्या है। तो रियल बात को देखो ना, पिक्चर बनाते ही पता लग जाएगा। जैसे बोलोगे अंडमान निकोबार को डरा रहे हैं मिलिट्री से, फिर सोचोगे अरे अंडमान निकोबार तो खुद का ही है, उसको क्या डराएंगे, तो वहां तो डराने का काम तो है नहीं, खुद को पार्ट को थोड़ी डराएंगे, खुद के पार्ट के लिए मिलिट्री भेजकर उसको डराने थोड़ी भेजेंगे। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है वो इंडियन टेरिटरी है, इंडिया में ही आते हैं। ये चीज नहीं पता है, ये जनरल नहीं पता, फिर तो आप क्या पता कर सकते हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मतलब गलती तो वैसे आपकी है, लेकिन वैसे गलती नहीं है कि आप को मतलब बताया नहीं गया, या फिर मतलब आप किताबी कीड़े हो, जनरल अवेयरनेस नहीं आप लोगों को, तो वो वाली बात है, तब तो अलग केस बनता है। लेकिन फिर भी गलती तो है, नेगेटिव होगा आपका। उसके बाद में बात करें पैसिफाइंग का मतलब शांति तब होती है जब वहां पे क्या हो, इंटरनल कुछ ना कुछ थ्रेट चल रहा हो, दंगे वगैरह की बात नहीं है, क्योंकि दंगे होते तो अदर कंट्री को फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब पैसिफाइंग भी नहीं होगा। जोल्टिंग झटका दे रहे हैं, झटका देने का मतलब भी उस पर एक टाइप से अटैक होगा नहीं, कि खुद का पार्ट है, तो क्या करें, डेवलप कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, अंडमान निकोबार का। किस फॉर्म में, सिक्योरिटी फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं उसको। तो सबसे बेस्ट अपना क्या लगा, बी ऑप्शन, मुझे तो बी ऑप्शन लगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन से देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब यहां ऊपर वाली बात पे थोड़ी सी स्पीड में बात करते हैं। रियल में क्या था कि जब इंडिया ने पहली बार स्टार्ट किया अंडमान निकोबार को डेवलप करना मिड 90s में, 1980s में, तो यहाँ पे अपने देखें, यहाँ पे ये नाउ का पॉइंट है अपना टाइमलाइन पे अब का। यहाँ पे बात करें 1980s का टाइम ये है, इस पॉइंट पे पुराना पास्ट का, इस पॉइंट पे जब उसने डेवलप करना स्टार्ट किया था, तब ऑब्जर्वर्स ने कहा था, तब तो सेड होता कि मलेशिया और इंडोनेशिया भी क्या कर चुके थे, उस पॉइंट से पहले क्या, उस पॉइंट पे क्या हो चुके थे, वो वेरी हो चुके थे मतलब इस पॉइंट से, मतलब जैसे उसने स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे वेरी हो चुके थे। इसका मतलब क्या है, सजग हो चुके थे, सचेत हो चुके थे। अब यहाँ पे ये मतलब बोला पास्ट का पास्ट है, मतलब जैसे उनको थोड़ा सा भी डेवलपमेंट स्टार्ट किया, पता लगा उस पॉइंट से पहले ही, हल्का सा पहले भी हो सकता है, वो क्या हो चुके थे, आपके वेरी हो चुके थे, सचेत हो चुके थे। जैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, उनको पता लगा मिलिट्री आ रही है, स्टार्ट हुआ ही नहीं था, उससे थोड़ा सा पहले का भी पॉइंट लेंगे तो भी पास्ट परफेक्ट आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल नहीं देखना इसके अंदर, किसके अंदर, आपका जो क्लो टेस्ट है। लेकिन यहाँ जो ये मेन पॉइंट है कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, वैसे ग्रामेटिकल तो नहीं देखना, लेकिन ये आ सकता है नहीं आ सकता, अगर ग्रामेटिकल फॉर्म में भी आता तो गलत होता या नहीं होता। तो इसको देखने के लिए अपने बात करें तो क्या होगा कि एक बार आप क्या करो, इस पार्ट को उठाकर क्या करो, या तो सबसे फर्स्ट पे रख दो या सबसे लास्ट पे रख दो। ठीक है, इतना काम कर लो आप। तो जब इंडिया ने पहली बार एएनआई को डेवलप करना स्टार्ट किया तो मलेशिया और इंडोनेशिया सचेत हो चुके थे, ये बात ऑब्जर्वर अब कहते हैं। अब भी तो ऑब्जर्वर कह सकते हैं ना कि पुरानी बात को अगर ऑब्जर्व करें, पुराने जो पॉलिसीज थे उनको ऑब्जर्व करें, पुराने टाइम में क्या हुआ था हिस्ट्री में, उसको अगर अपने ऑब्जर्व करें तो उसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये बात निकल के आती है। तो ऑब्जर्वर क्या कहते हैं कि जब मैं अब मैं बोल रहा हूं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, कब बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं ना, तो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा कि इंडिया ने जब फर्स्ट टाइम डेवलप करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे इंडोनेशिया और मलेशिया सचेत हो चुके थे, वो जागरूक हो चुके थे। समझ में आई चीज, कब बता रहा हूं, अब बता रहा हूं। तो ऑब्जर्वर अब क्या कहते हैं, अभी क्या कह रहे हैं ऑब्जर्वर, क्या कहते हैं कि मलेशिया और इंडोनेशिया जागरूक हो चुके थे जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम में स्टार्ट किया था, इंडोनेशिया और मलेशिया उस टाइम पे जागरूक हो चुके थे। क्लियर है, तो ऑब्जर्वर से भी आ जाए, अगर एरर में भी आ जाए तो भी गलत नहीं है। आपको मीनिंग उठाना है, बात कैसे बोल रहा है आपको देखना है, ये बातें पुरानी है और ये बात अभी कह रहा है, तो अब कह सकता है क्या, पुरानी बात को कह सकता है ना, इसका मतलब कोई गलत नहीं है। गलत मत कर देना, रूल्स की फॉर्म में चलते हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्म में चलते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत करते हैं कि सारा पास्ट आएगा तो पूरे में पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट कैसे आ गया, ये चीजें भी करवाते हैं कि पूरा पास्ट है तो पूरा पास्ट ही चलेगा, पुरानी बात है इस तरीके से। तो पुरानी बात को अभी तो कह सकते हो ना, पुरानी चीज को, हिस्ट्री को अभी तो बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना, तो क्या दिक्कत है, मैं भी तो बता रहा हूं ना, मैं भी तो अभी बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब आप लोगों की बातें क्लियर हुई, तो अब आपकी जानकारी में जो भी स्टूडेंट्स है जो इरेगुलरिटी दिखा रहे हैं कि बाद में, क्योंकि स्टूडेंट्स के मैक्सिमम माइंड में क्या रहता है कि क्लासेस तो हमारी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाकर बाद में क्लासेस क्या करेंगे, कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे जब टाइम मिलेगा उस टाइम पे, या फिर एग्जाम डेट वगैरह आ जाएगी तो उस टाइम पे गो थ्रू नहीं होता, उस टाइम पे हड़बड़ाहट आती है, क्योंकि टाइम नहीं देने वाला एसबीआई आपको।
ठीक है। और जब जो ये सोचते हैं कि बाद में कोई ना क्लासेस अटेंड कर लेंगे, तो वो बाद उनका कभी नहीं आता। ये रियलिटी है, ये मैंने खुद ने देखा है, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, ठीक है। बाद कभी नहीं आता। जो स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि बाद में क्लासेस लगा लेंगे, क्लासेस बाद में अटेंड कर लेंगे, तो रियल में वो बाद कभी भी नहीं आता। तो इसलिए आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। तो आपकी जानकारी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस में रेगुलर नहीं आ रहे, उनको बोल देना कि क्लासेस में रेगुलर रहें, लाइव में आएँ, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में क्लासेस आपके लिए फ्री नहीं रहेगी, मैं उनको पेड कोर्स में डाल दूंगा। समझ में आ रही है चीज़? तो उनको बोल देना मुझे मजबूरन ये करना पड़ रहा है, लेकिन 100% गारंटी है इसका बहुत शानदार वाला आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये बाई फोर्स मैं करवा रहा हूं आप लोगों से, और इस बाई फोर्स आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, लाइव आना पड़ेगा। और जैसे आप लाइव आओगे डेली, तो आपकी रेगुलरिटी बनेगी, और वो रेगुलरिटी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ आपको आता है। मैन वो रेगुलरिटी है। और जैसे ही रेगुलरिटी आई, आपका लिख कर देता हूं सिलेक्शन श्योर है, बस अड़बड़ाना मत एग्जाम के अंदर। समझ में आ रही चीज? बिना रेगुलरिटी के भी मैं 100% बोलता हूं आपका सिलेक्शन नहीं है। तो ये मुझे करना पड़ रहा है, और ये मैं करूंगा क्योंकि आपको रेगुलर लाने के लिए। तो उनको बोल देना कि बाद में से ना बोले सर अब कैसे लगाएं क्लासेस, तो पेड में आ रही है, हम कैसे करें। आई डोंट केयर। समझ में आई चीज? मैंने बहुत टाइम दे दिया, बहुत टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ये, ठीक है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्लासेस में अब लाइव रहना ही रहना है आपको, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। आप पे कर देते हो, पेड कोर्स में आप परचेज करते हो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कभी भी देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आप पेड के बाद में आप देख सकते हो, और उसमें हाँ एड भी नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। ये चीज और कर देता हूं आपके लिए प्लस पॉइंट, उसमें विदाउट एड चलेगी आपकी क्लासेस पेड के अंदर, ठीक है। लेकिन रेगुलरिटी के लिए मैं पेड करूंगा ही करूंगा। लाइव प्रीमियर आपका बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर के मन में लालच आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं इतने टाइम से आपको फ्री करवा रहा हूं। सिर्फ डिसीजन आपको भी पता है, जो लाइव आ रहे हैं उनको भी पता है कि स्टूडेंट्स का डेडिकेशन या रेगुलरिटी कैसे ब्रेक हुई है, सिर्फ इसीलिए ये डिसीजन ले रहा हूं, ठीक है। अगर आप शानदार वाली रेगुलरिटी दिखाते हो, तो आपकी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए कि रिवाइज वगैरह करने के लिए, कि सर क्लास से रिवाइज भी करनी होती है, अगर आप रेगुलरिटी दिखाते हो, वापस से रेगुलर हो जाते हो, क्योंकि मुझे पता है कौन स्टूडेंट पहले आते थे, कौन अब रेगुलर नहीं है, कौन बाद में भी, कुछ उनमें से कुछ एक बाद में भी क्लासेस लगाते हैं, सारा का सारा पता होता है मुझे, ठीक है। मैं सबको ऑब्जर्व करता हूं। तो अगर आपकी रेगुलरिटी वापस से आ जाती है, तो उसके बाद में देखेंगे डिसीजन। लेकिन मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट परचेज कर लेता है कोर्स को, तो फिर उसका परचेज करने का फायदा क्या है? फिर तो उसको अगर आप वापस से फ्री करते हो, तो कोई मतलब उसके साथ नाइंसाफी है ना, तो वो नाइंसाफी मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब चांसेस नहीं है। आगे का कोर्स वगैरह होगा, उसमें अपने देख लेंगे। ये 30 डे चैलेंज कोर्स आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद का कोर्स का अपने बाद में डिसाइड करेंगे। अभी की आपकी रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग बाद में डिसाइड करूंगा कि कोर्स को पेड रखना है या फ्री रखना है। उसके बाद टॉपिक्स वगैरह भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को, वो भी मैं डिसाइड करूंगा कि फ्री रखना है या पेड रखना है, किसके अकॉर्डिंग? आपकी रेगुलरिटी। इतने शानदार टेंसेस करवाई, इतनी शानदार वर्किंग करवाई, लेकिन वहां पे क्या रेगुलरिटी? कोई रेगुलरिटी नहीं है। कितने स्टूडेंट ने देखी वो अटेंड की क्लासेस? खुद देख लेना कितने स्टूडेंट ने अटेंड की। मतलब क्या निकला? अपनी ये शानदार वाली स्ट्रेटेजी सबके सामने रख दी, ठीक है, बिना पेमेंट के, और फिर भी देखो आप लोगों ने सामने से क्या रेस्पॉन्स आया। समझ में आई चीज? तो वो भी मैं हो सकता है पेड कर दूं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उसका भी अपना एक पार्ट बचा हुआ है, उसमें आप रेगुलर आना, ठीक है। क्लास जब आएगी उसमें आपको अटेंड करना ही करना है। उसका अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, क्या? आपका फ्लो चार्ट वाला, वो पार्ट अपने जरूर करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है इस मंडे को आपको मैं करवा दूं, संडे को वो तैयार करना पड़ेगा पूरा का पूरा मैटर, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको मंडे को वो पार्ट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो रेगुलर रहो, बता देना, सभी को इन्फॉर्म कर देना जो बातें हैं, ठीक है। रेगुलरिटी दिखाना, और कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक जरूर दे दिया करो। मतलब वो इस तरीके का फीडबैक देते हो, बहुत अच्छी बात है कि थैंक्स लॉट सर, बहुत शानदार क्लास थी, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी दिया करो ना कि कुछ सीखने को क्या मिला आपको, मुझे पता लगे ना कि आज की क्लास से आपको क्या नया सीखने को मिला। थोड़ा ऑब्जर्व करके आप है ना फीडबैक दोगे ना, तो उस ऑब्जर्व करके फीडबैक देने से, ऑब्जर्वेंस से आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, और आपको ऑब्जर्व करोगे तो पता भी लगेगा कि रियल में हमने कुछ सीखा है क्या। तो नई चीज पता भी तो लगेगी ना, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप फीडबैक दिया करो, और जिस तरीके से देते हो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फीडबैक जरूर दिया करो कि क्या नया सीखने को मिला, या फिर कहाँ पे थोड़ी सी कमी रही, वो चीज भी, वो फीडबैक भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से इंप्रूवमेंट होता है। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।